ऑडियो नंबर 2। नई परिष्कृत पीढ़ी की उत्पत्ति एवं विकास। सामान्यतया समझा यह जाता है कि मनुष्य का शारीरिक दृष्टि से बलिष्ठ होने में, आहार विहार का और मानसिक दृष्टि से बुद्धिमान होने में शिक्षा व्यवस्था का हाथ होता है। आमतौर से दोनों प्रकार की समर्थताएं प्राप्त करने के उपाय भी अपनाए जाते हैं। शरीर को स्वस्थ सुदृढ़ बनाने की इच्छा होते ही पौष्टिक आहार एवं व्यायाम, संयम, ब्रह्मचर्य जैसे साधनों को जुटाया जाता है। स्वयं विद्वान बनने या स्वजन संबंधियों को बुद्धिमान बनाने के लिए अध्ययन अभ्यास का उपक्रम अपनाया जाता है। ज्ञान वृद्धि के लिए सत्संग, स्वाध्याय की और कला कौशल की प्रवीणता के लिए अभ्यास, अनुभव का आश्रय लिया जाता है। यह उपयुक्त भी है और प्रचलित भी। इतने पर भी इस मार्ग में एक भारी असमंजस यह बना रहता है कि बहुतों की मूल प्रकृति ही कुछ विचित्र होती है और उन पर इस उत्कृष्ट प्रयत्नों का कोई कारगर परिणाम प्रस्तुत नहीं होता। मंदबुद्धि, चंचल, उद्धत, अनगढ़ प्रकृति के ऐसे कितने ही व्यक्ति पाए जाते हैं जिन पर उपयुक्त शिक्षण का प्रभाव नगण्य जितना ही होता है। यही बात शारीरिक विकास के संदर्भ में भी है। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं जिनकी लंबाई, मोटाई अपनी निजी विलक्षणताओं के साथ जुड़ी होती है। कई ठिगने दुबले शरीर वाले ऐसे होते हैं जिन्हें कुछ भी खिलाया या कराया जाए अपनी निजी विशेषता से बहुत अधिक आगे पीछे नहीं हटते बढ़ते। साधनों की असमर्थता वहाँ भी प्रकट होती है जहाँ दरिद्र परिवारों के व्यक्ति भी लंबे, तगड़े और भारी भरकम पाए जाते हैं, जबकि साधन संपन्न परिवारों में जन्मे पले व्यक्ति भी दुबले, ठिगने एवं शारीरिक दृष्टि से असमर्थ जैसी स्थिति में बने रहते हैं। विकास साधनों की उपयोगिता, आवश्यकता से कोई इनकार नहीं करता। वे अपना काम करते हैं और करना चाहिए। इतने पर भी यथावत ही बना रहता है कि मनुष्य की अपनी निजी विशेषता एक सुनिश्चित तथ्य जैसी बनकर भारी चट्टान की तरह अड़ी बैठी रहती है और बहुत हिलाने डुलाने, उठाने हटाने का प्रयत्न करने पर भी उत्साहवर्धक परिणाम उपलब्ध करने के मार्ग में बाधा ही बनी रहती है। देखा गया है कि शारीरिक और मानसिक विकास में मनुष्य की निजी विशेषता का असाधारण महत्व है। सुधार प्रयत्नों से उस पर सीमित प्रभाव ही होता है और परिवर्तन भी यत्किंचित ही हो पाता है। उदाहरण के लिए मनुष्य के चेहरे, अंग एवं कार्यशक्ति पर दृष्टिपात किया जा सकता है। अफ्रीका के निग्रो, यूरोप के गोरे, चीन के मंगोल, अरब के तगड़े, कांगो के बौने एकत्रित करके यह जाना जा सकता है कि उनकी आकृति ही नहीं, प्रकृति में भी भारी अंतर पाया जाता है। चेहरा, नाक, आँख, होंठ, दांत, बाल, नाखून जैसे अंगों को देखकर यह जाना जा सकता है कि यह भिन्नता उन समुदायों की निजी विशेषता है। इसका परिस्थितियों या साधनों से कोई सीधा संबंध नहीं है। काले नीग्रो अमेरिका जैसे शीत प्रधान में गोरों के बीच बसे हुए भी अपने रंग और चेहरे को पीढ़ी दर पीढ़ी यथावत बनाए रहते हैं। इसी प्रकार गोरे लोग दक्षिण अफ्रीका जैसे गर्म क्षेत्र में शताब्दियों से बसे होने पर भी काले नहीं हुए। उनकी संतानें गोरे रंग की तथा माँ बाप जैसे चेहरों की ही होती हैं, जबकि पड़ोस में बसे मूल निवासी अपने काले रंग, घुंघराले छोटे बाल, चौड़ी नाक, मोटे ओंठ जैसी विशेषताएं यथावत बनाए रहते हैं। संतानें इसी प्रकार उत्पन्न होती रहती हैं। इससे प्रतीत होता है कि प्रांत, क्षेत्र, वातावरण आदि का प्रभाव मनुष्य की शारीरिक स्थिति पर उतना नहीं पड़ता जितना कि वंश परंपरा का। पख्तूनिस्तान के पठान बंगाल में बस जाने पर भी प्रायः वैसे ही पीढ़ियां बनाए रहते हैं और दुबले बंगाली पख्तूनिस्तान में बस जाने पर भी
अपने वंशजों के कायाकलेवर में कोई विशेष परिवर्तन कर नहीं पाते। यही बात बौद्धिक संरचना के संबंध में भी है। मारवाड़ी, बंगाली, द्रविड़, केरली, ब्राह्मण, कायस्थ, आदिवासी जैसे वंशजों के चिंतन, स्वभाव, कौशल, स्वर, चातुर्य आदि पर एक विशेष आवरण चढ़ा पाया जाता है। यों सुधार प्रयत्नों का कुछ लाभ तो होता ही है, पर जन्मजात विशेषता में उतना परिवर्तन नहीं होता जितना कि होना चाहिए। एक ही पेड़ पर रहने वाले, एक ही वातावरण में पलने वाले, एक जैसा आहार करने वाले पक्षियों की आकृति का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। पशु पक्षियों से लेकर कृमि कीटकों तक के अगणित प्राणी पास पड़ोस में बसते और एक ही प्रकार के साधनों पर निर्भर रहते हुए भी अपनी मौलिक विशेषताएं बनाए रहते हैं तथा उसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलाते रहते हैं। इसे वंश परंपरा कहते हैं। अगले दिनों मानवीय विकास के लिए किए जाने वाले प्रबल प्रयत्नों में यही कठिनाई सबसे अधिक आड़े आएगी कि परंपरागत आकृति एवं प्रकृति में हेर फेर कैसे किया जाए। धीमी गति से यत्किंचित सुधार होते चलने की प्रतीक्षा करते रहना अब इस प्रगति युग में संभव नहीं। न इतना धैर्य है और न इतना अवकाश अवसर कि वंश परंपरा के साथ जुड़ी हुई विशेषताओं में क्रमिक परिवर्तन की आस लगाए बैठा रहा जाए और सुधार प्रयत्नों से होने वाले अत्यंत धीमे परिवर्तन पर संतोष किया जाए। विकासवाद के अनुसार प्राणियों को आदिम काल से लेकर अर्वाचीन परिणति तक पहुंचने में लाखों वर्ष लगे हैं और उतार चढ़ावों से होकर गुजरना पड़ा है। यह प्राणियों की मनस्थिति और प्रकृतिगत परिस्थितियों के तालमेल का परिणाम हुआ। अब इसमें एक कड़ी प्रशिक्षण की, सुधार प्रयत्नों की और जोड़ी जा सकती है, जो प्राणी विकास के भूतकाल में नहीं जुड़ सकी। इतने पर भी प्राणियों की अपनी निजी विशेषता इतनी हठीली है कि उसे द्रुत गति से बदल जाने और समय की मांग को पूरा कर सकने के लिए सहमत करना नितांत कठिन है। अन्य प्राणियों की आकृति प्रकृति में अंतर हो सकता हो तो उनके स्वयं के लिए तथा विश्व व्यवस्था के लिए कितना उपयुक्त होगा। उस प्रसंग को छोड़ दें तो भी मानवीय प्रगति की जो आकुल व्याकुल आवश्यकता समझी जा रही है, उसकी पूर्ति में प्रधान अवरोध वंश परंपरा की हठवादिता ही सबसे बड़ा कारण है, जिसके कारण प्रशिक्षण और साधन का प्रबंध करने पर भी अभीष्ट सफलता मिलती दिख नहीं रही है। मानवीय प्रकृति के 4 अंग हैं। पहला कायिक बलिष्ठता, दूसरा मानसिक कुशाग्रता, तीसरा मान्यताएं एवं आदतें, चौथा आकांक्षाएं। सुधार प्रयत्नों से इन चारों विभूतियों में कुछ भी सुधार नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं कहना चाहिए। इतना तो मानना ही होगा कि वंश परंपरा से चली आ रही निजी विशेषताओं में आवश्यक हेरफेर किए बिना सुधार प्रयत्नों में सीमित प्रगति ही संभव हो सकेगी और उसकी गति बहुत ही धीमी होगी, खास तौर से तब जबकि उपरोक्त विशेषताओं को एक साथ विकसित करने नवयुग के अनुरूप समान व्यक्तित्व संपन्न, परिपूर्ण, सुविकसित, समर्थ, समुन्नत एवं सुसंस्कृत मनुष्य समाज को विनिर्मित करने की आवश्यकता अनुभव की जा रही हो। इस संदर्भ में विज्ञजनों का ध्यान इस तथ्य पर गया है कि नवयुग के अनुरूप समुन्नत मनुष्य की पीढ़ियां विकसित करने के लिए उसकी मौलिक संरचना एवं विशेषता का द्वार खटखटाया जाए और उस मर्म स्थल में हेर फेर करके वह मार्ग निकाला जाए जिससे व्यक्तित्व के मर्म स्थल को सुधारना और मौलिक विशेषताओं से युक्त मनुष्य का निर्माण संभव हो सकेगा। घटिया पीढ़ियां इन दिनों शिक्षा और स्वास्थ्य संवर्धन के प्रयासों को निरर्थक बना रही हैं, पर यदि अगले दिनों बढ़िया व्यक्तित्व ढल सकें तो भविष्य में उनकी पीढ़ियां समुन्नत स्तर को बनती चली जाएंगी। तब उनके लिए ना तो सुधार शिक्षण के भारी प्रयत्न करने होंगे और ना प्रगति प्रयासों के असफल होते रहने का रोना रोना पड़ेगा।
कुछ समय पूर्व यह माना जाता था कि मनुष्य की निजी विशेषताएं ईश्वर प्रदत्त हैं। वे भाग्य विधान या पूर्व संचित संस्कारों के कारण पल्ले बंधी होती हैं और उन्हें बदल सकना मनुष्य के वश से बाहर है। तब इस क्षेत्र के परिवर्तन के लिए किसी दैवी शक्ति के अनुग्रह से ही गुत्थी सुलझने की आशा की जाती थी। व्यक्ति का परिवर्तन, पीढ़ियों का समुन्नतीकरण यह अभीष्ट तो सदा से रहा है और उसके लिए यथासंभव प्रयत्न भी चला है। इतने पर भी परिणाम दृष्टि से प्रायः निराश जैसा ही होना पड़ा है। प्रयत्नों की असफलता को दैवी दुर्विपाक मानकर मन समझाने और संतोष करने के अतिरिक्त उन दिनों और कोई चारा था भी नहीं। अब परिस्थितियों में भी भारी अंतर हुआ है। वंश परंपरा को विधि विधान मानते रहने की अपेक्षा अब मनुष्य के हाथ में ऐसे सूत्र लग गए हैं जिनसे यह विश्वास बंधा है कि मानवीय व्यक्तित्व के हर क्षेत्र में परिवर्तन संभव हो सकता है। वंश परंपरा के उद्गम स्रोतों को ढूंढ निकालने में अब सफलता मिल गई है। तदनुसार यह योजना बन रही है कि भावी पीढ़ियों का इच्छित निर्माण उन मर्म स्थलों में परिवर्तन करने से संभव हो सकेगा जो व्यक्ति को गढ़ने के लिए मूलतया उत्तरदायी हैं। वंश परंपरा को अब शाप, वरदान, भाग्य तथा अपरिवर्तनीय तथ्य नहीं माना जाता, वरन उसे एक ऐसा प्रवाह माना जाता है जो शुक्राणुओं और डिम्बाणुओं के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी बहता चला जाता है। यह प्रवाह जटिल भी है और हठी भी। फिर भी यह गुंजाइश विद्यमान है कि उसमें प्रयत्नपूर्वक परिवर्तन किया जा सकता है और प्रवाह की पुरातन दिशाधारा को उलटकर उसे अभीष्ट दिशाधारा में बह चलने के लिए सहमत किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि वंश परंपरा के कारण स्वास्थ्य, कौशल, स्वभाव आदि की शारीरिक, मानसिक एवं अंतःकरणपरक जो परिस्थितियां वर्तमान पीढ़ी के गले बंधी हुई हैं, उन्हें बताया जा सकता है। साथ ही उनमें ऐसा सुधार समावेश किया जा सकता है जो भविष्य के समुन्नत मनुष्य के लिए अभीष्ट आवश्यक समझा गया है। प्रजनन का उत्तरदायित्व वहन करने के लिए भूतकाल में मात्र शुक्राणु और डिम्बाणु के सम्मिलन को श्रेय दिया जाता रहा है, पर अब उसके भीतरी अति सूक्ष्म एवं अति समर्थ घटकों का पता चला है जिन्हें गुणसूत्र कहा जाता है। भूतकाल में पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु थी, पर अब उसके अंतराल में अनेक लघुकाय घटक ढूंढ निकाले गए हैं। इन्हें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन आदि नामों से जाना जाता है। ठीक इसी प्रकार अब प्रजनन घटक शुक्राणु डिम्बाणु नहीं रहे, वरन उनके भीतर पाए जाने वाले अत्यंत सूक्ष्म घटक गुणसूत्र न केवल प्रजनन के वरन वंश परंपरा के साथ लिपटी हुई अनेकानेक क्षमताओं एवं विशेषताओं को हस्तांतरित करने वाले माने गए हैं। ये गुणसूत्र शरीर की समस्त कोशिकाओं में निहित हैं, पर प्रजनन कृत्य को सफल बनाने में शुक्राणु और डिम्बाणुओं में पाए जाने वाले घटक ही तात्कालिक भूमिका का निर्वाह करते हैं। इनके अंतराल में न केवल नई संतान की आकृति वरन प्रकृति भी घुली होती है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी पानी की लहर की तरह आगे आगे बढ़ती जाती है। इन गुण सूत्रों के साथ संरचना करने वाले रासायनिक पदार्थ तो रहते ही हैं, साथ ही एक ऐसा अदृश्य विद्युत प्रवाह भी घुला रहता है जिसमें पूर्व पीढ़ियों के अनेकानेक रहस्य, सभी कायिक मानसिक विशेषताएं जुड़ी रहती हैं। इन गुणसूत्रों में पितृपक्ष और मातृपक्ष दोनों का सम्मिश्रण रहता है। न केवल पिता, दादा, परदादा, सरदादा आदि की, वरन माता, नानी, परनानी, सरनानी आदि कितनी ही पूर्व पीढ़ियों की विरासत सन्निहित रहती है। आवश्यक नहीं कि ये सभी विशेषताएं एक साथ नई संतान में प्रकट हों, वरन अनुकूलता के अनुरूप उनमें से कुछ विशेषताएं संतान में प्रकट होती हैं और कुछ फिर किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा में चुपचाप पड़ी रहती हैं। इनके प्रवाह में
हर नई पीढ़ी के अनुभव अनुदान जुड़ते चले जाते हैं। आदि मानव की तुलना में अर्वाचीन पीढ़ी में पाए जाने वाले गुणसूत्र अत्यधिक विकसित हैं। उनके साथ एक के बाद दूसरी पीढ़ी के अनुदान जुड़ते चले आए हैं और सब मिलाकर स्थिति इतनी साधन संपन्न बन गई है कि उनमें पाए जाने वाले पक्षों में यदि उपयोगी अनुपयोगी का भेद एवं उपयोग करना संभव हो सके तो हर स्तर की संतति उत्पन्न कर सकना भी सरल सिद्ध हो सकता है।